बहुत शुक्रिया। टाइम कम है, नहीं तो मैं तफ़सील से आपको आगाह करता। मेरे जो फ़ादर थे, उनकी डेथ 1999 में हुई और मेरी वालदा 2007 में जो है वो अल्लाह को प्यारी हुई। तो मैंने अपनी वालदा से ये इंस्पिरेशन हासिल की कि जब हमारे घर में लोग मिलने आते थे, फूफियाँ, ये चाचियाँ जैसे होते रिश्ते, तो इन्होंने आके गुफ्तगू करनी और बात करनी। तो क्योंकि मेरे एक बड़े भाई हैं, शहबाज उनका नाम है, तो वो अक्सर जो है ना इस पे एक्ट करते थे। तो वो वालदा फौरन समझाती थी कि आपने इनके आगे नहीं बोलना, ना कोई बात करनी है। तो हम कहते तो मेरे बड़े भाई कहते थे कि ये इस तरह गुफ्तगू क्यों कर रही हैं आपसे, या क्यों ऐसी बात कर रही हैं। तो वो कहती थी कि जो है ना ये इनका और मेरा मामला, आपने इस पे नहीं बोलना। तो मैंने देखा कि वही लोग जब वो दुनिया से गई तो अफसोस करने के लिए आ गए और फिर कहा जी वो बहुत अच्छी थी और ये थी और वो थी, जैसे यानी कि ये मुनाफिकत हमारे माशरे में पाई जाती है। तो मैंने देखा कि अल्लाह की रजा के लिए प्योरिटी बेस्ड जो है वो खातून थी। मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन हासिल की। मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहा हूँ सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के अंदर, लेकिन मैंने फिर वो जॉब को स्किप करके मैंने कहा मैं सोशल वर्क स्टार्ट करूँगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7वां साल है मुझे, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। एक चैनल भी है मेरा, उस पर भी मैं काम करता हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ। तो इस तरह की हम गैदरिंग्स इसलिए जो है वो अवेयर करते हैं कि जो बच्चे अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते वो खुदारा वो करें। जैसे कि अभी अबू बकर साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। तो अभी ज्वाइन किया है हमें, बहुत अच्छी शायरा हैं, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। लहजा अपने तोहफे भी मेरे कोलते बैंदा नहीं, मैं तेरे बिन मर जाऊंगी, एडा शोखा रहंदा नहीं। ये शायरी है आज की और नौजवान नस्ल बहुत पसंद करती है। तो हमारे साथ बीबा शहजादी साहबा मौजूद है, तो मैं वेलकम करता हूँ कि आप तशरीफ लाई। बहुत खुशी हुई मुझे। हम तमाम कम्युनिटी से लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि उनके आइडियाज़ और उनके जो एहसासात हैं वो जान सके। तो अब मैं अगले गेस्ट की तरफ जो है वो गामजन हूँ। वलीद शाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ, ROH NGO को रन कर रहे हैं, और जो स्टेज पे चीफ गेस्ट हैं हमारे आज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी के अख्तर हुसैन शाह साहब, जी मुख्तार हुसैन शाह साहब, सॉरी अभी मेरे पास उनके लिखा हुआ इस वक्त नहीं है। तो उनके बेटे हैं ये माशाल्लाह, और बहुत जबरदस्त, जाहिर सी बात है सपोर्ट है घर की तरफ से। तो NGO पे ROH NGO के लिए काम करें। तो मुख्तसरन बूढ़े माँ बाप के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो वली शाह साहब तशरीफ लाएं जरा, आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नुमान साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया। मैं इनको पिछले जो इनका एक सेमिनार था बेटी बोझ नहीं है, मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको ज्वाइन किया, और यहाँ से जो चीज़ें मैंने सीखी वो यही थी कि ये सोशल जो हमारी इस टाइम वर्किंग है या सोसाइटी है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए उन पे ये काम कर रहे हैं। इनके पास एक पूरी टीम है। आज का जो टॉपिक है बूढ़े माँ बाप, इस पे हम कोई भी बात करें तो वो कम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा यहाँ पे हमारे दरमियान पेरेंट्स के और जो बच्चे हैं उनके दरमियान में एक कम्युनिकेशन गैप ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। उसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स, और वो फ्रेंड्स या वो नासे, जैसे अब अगर हम इश्क मशूक की बात करें या दोस्त, हमने दोस्तियाँ ऐसी बना ली हैं हम उनकी ज़्यादा सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों को, यार तेरी मेहरबानी एनू ना समझा, तेरी गल सुनेगा। ये एक बहुत कॉमन आपको बात सुनने में मिलती है। जस्ट मैं एक दो आपके एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा। मैं 2021 में एक ओल्ड एज होम को मैंने विज़िट किया। तो वहाँ पे जब मैं एंटर हुआ अपनी पूरी टीम के साथ, ROH की टीम के साथ, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि बूढ़े वालिदैन वो वहाँ पे एक बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम एक शख्स के साथ गुफ्तगू की तो उन्होंने जब अपना बताया, अभी किसी ने बात की थी, सर ने बात की थी कि एक हाई क्लास जो सेलिब्रिटी थे या एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो हमें वहाँ पे मिले। उन्होंने बताया कि ये मेरा 20 ग्रेड था, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो है काम करता था, मेरे 2 सरकारी गाड़ियाँ और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन जैसे ही मैं रिटायर हुआ मेरे बेटे और बहू ने लात मार के घर से निकाल दिया, और आज मुझे इतने साल हो गए हैं कभी कोई मिलने नहीं आया। ये रियलिटी है। हमने क्योंकि कल्चर जो है अपना वेस्ट कल्चर अडॉप्ट कर लिया है और वो इस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं। चाइना क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ? सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़ुबान पे काम किया। सिर्फ चाइनीज़ बोली जाती है, उनमें 10% भी उनको जो उनके प्रोफेसर हैं
उनको 10% में इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मैं और आप उनसे अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया। फिर वो क्या करते हैं, ये मोबाइल, एप्पल, हर चीज़ टेक्नोलॉजी उनकी है, लेकिन उनके घरों में ये मौजूद नहीं है। वो अपने हिस्से का काम करते हैं, वहाँ पे मेल फीमेल काम करती हैं, और एक ख़ास वक्त है। फिर उसके बाद एक टाइम है, उन्होंने टाइम जोन्स अपने बनाए हुए हैं। 1 मिनट भी वो इसमें बर्दाश्त नहीं करते कि ऊपर नीचे। वो जो अगर उनका वर्किंग आवर है, उसके बाद फैमिली आवर्स है, फिर उसके बाद एक जो क्रिएशनल जो एक्टिविटी है वो की जाती है। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। मेरा जो मैसेज है उन बच्चों के लिए कि आप जो है पेरेंट्स को ऑन करें, किसी दोस्त ने नहीं आना, किसी ने नहीं आपके पीछे आना। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उनसे माफ़ी मांग लेंगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया। आपने देखा ख्यालात से जो है वो आप जो आशना हुए कि नौजवान नस्ल में कितना जज्बा है, और अगर सही सिमत दी जाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ज़िनिया शाह साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। आरजे हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है, हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनके नज़रियात क्या हैं बूढ़े माँ बाप के ऊपर। तो ज़िनिया शाह साहिबा अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जी जी बस सबसे पहले तो थैंक्स टू नुमान फॉर हैविंग मी हियर। और जैसे ही मैं आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। सबको मैंने देखा धीरे धीरे रंग, सारे मैच हो रहे थे, मैं मैच नहीं हो रही थी। यहाँ बैठ के मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, मैंने कहा चलो एटलीस्ट सोफों से मैं मैच कर गई हूँ। और दूसरा ये कि अमेजिंग टॉक जो भी आके यहाँ पे बोल रहा है, इट्स क्वाइट इंसाइटफुल। मुझे शामिल करने में किया गया इसके अंदर, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल गैस। अच्छा जी, बात क्योंकि बूढ़े माँ बाप की हो रही है तो इसको देख के परेशानी होना, इतना कुछ मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा बोलूँगी। तो हर चीज़ को देखने के ना दो पहलू होते हैं। एक है कि जज्बाती नज़रिया होगा, और एक है जिसे कहते हैं रैशनल नज़रिया। मुझे लगता है कि जहाँ पे हम बूढ़े माँ बाप की इम्पोर्टेंस की भी बात कर ली, हमने ये भी देखा कि उनकी फजीलत क्या है, हमने ये भी देखा कि हमारा बर्ताव उनकी तरफ क्या है, लेकिन इसकी रूट कॉज क्या है। हम कह रहे हैं कि मे भी हमने से वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, हमें नहीं पता हमने अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है। अगर हमें नहीं पता तो हमें क्यों नहीं। द फर्स्ट थिंग दैट आई थिंक बीइंग अ टीचर, बिकॉज आई टीच एज़ वेल, तो मुझे जो चीज़ नज़र आती है ना वो ये है कि हमने काम करना ही छोड़ दिया। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, लेकिन देयर इज़ नो थॉट प्रोसेस बिहाइंड। ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई है कि हम कुछ करते हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, हम अपने माँ बाप के साथ इन सर्टेन मैनर जो है वो बिहेव कर रहे हैं, बट क्यों? हम देख के ही सारा कुछ करेंगे क्या? कि हमने अगर कुछ होता देखा है तभी हम कुछ करेंगे क्या? ऐसी कोई चीज़ हम नहीं कर सकते कि कोई न्यू चीज़ हो जिसमें हम खुद अपनी सोच को इस्तेमाल कर लें? अगर देख के ही हमने सारी चीज़ें सीखनी थी तो इस तरह तो दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन ना, इधर हम अगर इस्लामिक ओरिजिन की बात करें, इफ़ देयर वाज समथिंग के फॉलो करें, जो आप देख रहे हैं होता आ रहा है उसको फॉलो करते जा रहे हैं। अलमिया ही ये है कि हम वही कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। तो देयर इज़ लैक ऑफ रिसोर्सिनेशन, जिसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं नॉर्मेटिव थिंकिंग कल्चर। पाकिस्तान में या साउथ एशिया में अदरवाइज नॉर्मेटिव थिंकिंग कल्चर के ऊपर बात ही नहीं की जाती तो किसी ने काम करना है। तो जनाब इसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी को थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी, थोड़ा सा ये वक्त लूँगी मैं खत्म करूँगी। फिजियोलॉजी ये है कि हमारे इंसान के रिस्पॉन्सेज ना 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज सर्वाइवल रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ही छोटी एज में हम सीखते हैं। सेकेंड रिस्पॉन्स होता है इमोशनल रिस्पॉन्स, जो अदरवाइज हम टीन एज में एडोलसेंस में आ जाते हैं और हम इसको सीखते हैं, जिसमें हम बहुत जज्बाती होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रिलेट कर जाते हैं। रिलेशंस इज अ रियलिटी इन दीस डेज, ठीक है, वो भी हो गया। और फिर इसमें क्या हुआ, इसमें फिर हमें ये होता है पेरेंट्स हमें समझते नहीं। ये एक्चुअली मसला यहाँ नहीं है, ये मसला हार्मोनल इश्यूज है, ये मसला एक नॉर्मल फिनोमिना है। इस एज के अंदर लगता है कि पेरेंट्स नहीं समझते क्योंकि वो किसी और लेवल पे होते हैं और आप अभी उन चीज़ों में से गुजर रहे हैं, आपकी एसोसिएशंस डेवलप होती हैं। फिर लास्ट जो फिजियोलॉजिकल पॉइंट है या जो ग्रूमिंग पॉइंट है इंसान के अंदर, वो होता है एग्जीक्यूटिव थिंकिंग।
اور ایگزیکٹو تھنکنگ اگر آپ فلاسفرس کو پڑھیں ماشاءاللہ یہاں بھی میں دیکھ رہی تھی اتنا کام یہاں پہ پڑھا ہوا ہے بڑے بڑے لوگوں کا. ایرسٹوٹل کی پلاٹو کی بات کرتے ہیں. پلاٹو کا کہا تھا کہ جی 50 ایئرز اور 50 سے ابو جب انسان پہنچتا نا تب وہ فلی گروم ہوتا ہے مینٹلی, اس سے پہلے وہ نہیں ہوا. تو آپ خود سوچیں, اور پہلے لوگوں کی جو لائف اسپین تھا وہ زیادہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام سے ایک عورت جو ہے وہ گلا کرنے آئی کہ میرا جو بیٹا تھا وہ ابھی اتنا چھوٹا تھا اور اس کی موت ہو گئی. ان کی ایج کیا تھی 145 ایئر بیٹے, اور یہ ان کی شکایت تھی ان سے کہ یہ اتنی جلدی موت پاتی ہو. اور آج جو ہے ہمارے کتنا اسپین ہے 50 60 70 ایئرز میکسیمم. تو خود سوچیں کہ ایگزیکٹو گرومنگ میں پہنچنے کے لیے آپ کی پوری زندگی ہی گزر جاتی ہے اور آپ اسی میں جو ہے وہ ہر غلطی بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کو بھگت بھی رہے ہیں اپنی لائف میں. تو اس میں سب سے بڑا پوائنٹ بوڑھے ماں باپ ہوں یا بوڑھے لوگ بڑے ادروائز ہوں, ارد گرد کے آپ کے دوست احباب کوئی بھی ہو, بیہیویئر کس نے سیکھنا ہے کہ کیسے کرنا ہے. ہم نے ایج تو ہماری کم ہوگی, ہم نے اپنی سائیکولوجیکل گرومنگ بھی تیز کر دی. تو آئی تھنک کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ریشوسینیشن کو جو ہے وہ بنانا چاہیے. اب ریشوسینیشن میں اگر ہم ایج کی بات کرتے ہیں تو اس میں کانسیپٹ آتا ہے ایجزم کا, سنا ہوگا نام. ایجزم کے نا دو پرسپیکٹو, ایک 1970s کے پہلے کا پرسپیکٹو اور پھر 1970s کے بعد کا پرسپیکٹو. 70s سے پہلے دکھایا جاتا تھا میڈیا کے اندر کہ جو بڑا ہے نا اس کے ساتھ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے, اس کی جی بڑی اتھارٹی ہے, بڑے ہی سرپنچ ہیں چلا رہے ہیں چیزیں. 1970s کے بعد اس کو بریک کر دیا گیا. میڈیا میں دکھایا گیا کہ نہیں بڑے نہیں چلا سکتے, ان کو تو آئیڈیا نہیں ہے چیزوں کا, اب بچے سنبھال رہے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی آپ نے یہ والا نوشن یا یہ نیریٹو بلڈ کر دیا عوام میں, قوم میں, آپ نے اس کو ٹیکل کرنا تو سکھایا ہی نہیں کہ کانسیکوینسز جو فیس کریں گے عوام اس سوچ کے ساتھ ان کو کس طرح سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے وہ نہیں سکھایا. تو یہ بہت بڑا یہ والا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سوسائٹل ایشوز ہیں. لیکن ابھی بھی یہ والا ایشو اتنا نہیں بڑھا. حال ہی 2022 کی اسٹڈی ہے جناب, اس کے اندر اس کے مطابق 56% آف دا یوتھ اسٹل بلیوز کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ ماننا ہے, نہ ہی وہ اسے پریشان ہے. 44% وہ اب عوام ہے جو کیا کرتی ہے کہ وہ اس طرح کی شکایتیں انٹرفیئر کر رہے ہیں بڑے, یا بہت زیادہ اوور آرٹنگ رول ہے ان کا. اور اس سب کے نا ایک ایلیمنٹ جو ایسوسیٹ ہو گیا بوڑھے ماں باپ کے ساتھ وہ ہے بیچارگی کا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارگی کا ایلیمنٹ جو ہے نا یہ ان کو زیادہ اذیت کی طرف لے کے جاتا ہے. اس بیچارگی کے ایلیمنٹ کو ختم کرنا ہے جس کو کہتے ہیں پازیٹیو ایجزم. پازیٹیو ایجزم کی بات ہونی چاہیے ویسے ہی معاشرے میں ادروائز لوگوں کے ساتھ, اور بتانا چاہیے کہ آپ عمر تو بڑھ رہی ہے, آپ کی ڈکلائن ہے, فزیکل بھی ہے, کوگنیٹو بھی ہے, لیکن اس میں بہتری کس طرح سے رکھنی ہے, اس میں ایجزم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جگہ کیسے رکھی. آپ کو بالکل بیچارہ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی جو جگہ ہے وہ جگہ ہے. کیونکہ جہاں پہ آپ اپنی جگہ لوز کر دیتے ہیں نا, 30 سال سے اوپر ہو گئے, اب تو میرا ٹائم ختم, بچے ہو گئے, اب ہمارا کیا ٹائم ہے, اب تو بچوں کا ٹائم. یہ والی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ میں خود سیلف پٹی لے کر آتے ہیں, اور وہ سیلف پٹی ایوالو ہو کے بچوں کی طرف سے اور ادروائز جو ہے جب تک آپ خود کے ساتھ نہ کمپرومائز کریں کوئی آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو دس واز ون تھنگ وچ آئی ریئلی وانٹیڈ کہ ہو. باقی فضیلت پہ ہمارے پاس جو ہے قرآن ایک سیلف جو ہے اس کا سینٹر پوائنٹ انسان ہے, اور انسان ہر جگہ جو ہے وہ قرآن یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی دیر آر سائنس فار مین آف انڈرسٹینڈ. تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیں, اپنے ریشوسینیشن کو بڑھائیں. بچہ پیدا ہوا ہے, بچہ بڑھ رہا ہے, اس کو سمجھائیں. دیر واز دس ون کوٹ, میں بھول گئی ہوں کہ وہ کس نے کہا تھا, لیکن اٹ واز کہ someone should tell us at the first day of our life that life is ending. اب یہ اتنا ہے تو سننے میں کچھ بھی نہیں, لیکن اٹس ویری ڈیپ کہ آپ ریئلائز ہی نہیں کروا رہے نا. بیچلرز کر لیا, ماسٹرز کر لیا, زندگی میں آگے کرنا کیا, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. او لیولس کے بچے اب آج کل جن کو میں پڑھاتی ہوں وہ تو بالکل ہی برگر عوام, اس کو پوچھیں جی کیا کرنا, ہاں وہ ابا جی مجھے کیا پتا ہے, ابا کا بزنس سنبھال لوں گا. کیوں سنبھال لو گے تم ابا کا بزنس, اپنا تم کیوں نہیں کچھ کر سکتے ہو, خود اس طرح سے کرو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نیگیٹو ایک جو ہے وہ
اوور آل پرسپیکٹو بنتا ہے پیرنٹس کے اگینسٹ. اور پھر پیرنٹس جو ہے اب بچہ اگر اس سوچ کے ساتھ بڑا ہوگا وہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا, وہ اپنے ارد گرد کے 4 لوگوں کو کیسے سنبھال. اس وجہ سے جی جناب کیا ہوتا ہے, جو مجھے لگتا ہے یہ میری اپنی سیکھ ہے جو میں شیئر کر رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ پھر باقیوں کو بھی برڈن سمجھنے لگتے ہیں. آپ خود سے تنگ ہیں تو آپ ارد گرد والوں سے بھی تنگ ہے, پھر زیادتی جہاں آپ خود کر رہے ہیں تو باقیوں کے ساتھ بھی کریں گے. اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک کہ باقی باتیں تو اس پہ ہو گئی تھیں. میں نے کہا ایک ایلیمنٹ جو مجھے لگ رہا تھا کہ ایڈ ہونا چاہیے وہ یہ تھا کہ پازیٹیو ایجزم کی جو ہے بات کریں. بہت شکریہ.